बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 199 एक साथ सुन चुके हैं। वो जरा तवज्जो से कमरे का जायजा लेगा और जरा जहन पर जोर देगा तो बात उसकी समझ में आ जाएगी। उम्मीद है अब ये सारा चक्कर तुम्हारी समझ में भी आ गया होगा। वैसे इस किस्म की उम्मीद रखनी तो नहीं चाहिए, पुलिस वालों का दिमाग जरा मोटा ही होता है। बकवास की जरूरत नहीं, वो मुंह बनाकर बोला। हीरे मिलने के बाद चक्कर तो काफी हद तक मेरी समझ में आने लगा था, लेकिन तुम जरा लकी आदमी हो, तुम्हें जंजीर की गुमशुदा कड़ियां मिलती चली गईं। मेरे हक में यह अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारा कंधा मुयस्सर आ गया, जिस पर अब मैं बंदूक रख कर चला सकता हूँ। कोई गलती हो गई तो मुझसे ज्यादा तुम जिम्मेदार होगे। मेरा ख्याल है बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हमें ड्रेसिंग रूम में छुप जाना चाहिए और देखना चाहिए कि पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, अब तक तो शायद मुश्ताक तुम्हारे घर से तस्दीक भी कर चुका होगा कि तुम वाकई सो रहे हो। कोई बात नहीं कि वो इस वक्त इमारत में दाखिल हो चुका हो। हमने ड्रेसिंग रूम में घुसकर दरवाजा अंदर से मकफिल कर लिया। हम दोनों के लिए बैक वक्त छोटे से टेंडर्ड ग्लास से बाहर झांकना जरा मुश्किल था, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत भी नहीं थी, इसलिए हम सब्र सुकून से दोनों तरफ दीवारों से टेक लगाकर बैठ गए। हमें अपने अंदाजों से ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ा। शायद मुश्ताक कहीं दूर से आ रहा था, या फिर शायद उसने आने से पहले काफी वक्त सोच विचार में सर्व किया था। बहरहाल हमें बाहर के ताले में चाबी घूमने की खफीफ सी आवाज सुनाई थी और हम जल्दी से उठ खड़े हुए। मैंने सरगोशी में कहा, बदबख्त के पास चाबी भी मौजूद है, मालूम नहीं कहां से और किस तरह हासिल की होगी, या बनवाई होगी। चलने के बाद हमने दरवाजा खुलने और फिर नहायत आहिस्तगी से बंद होने की खफीफ सी क्लिक सुनी, लेकिन उसके बाद कई मिनट तक मुश्ताक बेडरूम में नहीं पहुंचा। वो शायद फूंक फूंक कर कदम रख रहा था या फिर किसी एक ही जगह रुक कर फिजा को सूंघ रहा था। मैं और रहीम गुल गर्दनें टेढ़ी किए और सर एक दूसरे से जोड़े एक एक आंख शीशे से लगाए खड़े थे। खुदा खुदा करके हमारा इंतजार खत्म हुआ और बेडरूम का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। अंदर झांकने वाला मुश्ताक मुदस्सर ही था। वो कुछ इस अंदाज में अंदर आ रहा था जैसे शेर की कचार में दाखिल हो रहा हो, लेकिन कमरे का जायजा लेने के बाद वो मुतमईन हो गया। अंदर आकर उसने एक एक चीज को गौर से देखना शुरू किया। फिर उसने बेड के नीचे झांका। वो मेरे अंदाजे से ज्यादा जल्दी नतीजे पर पहुंच गया। चलने के बाद उसने सीधे खड़े होकर अजसर नो कमरे का जायजा लिया और उसकी नजर बेड के चारों पायों से होती हुई आखिरकार सरहाने की तख्ते पर आकर रुकी। बेड के चारों पाए शेर की टांगों की सी साख्त के थे और सरहाने की तरफ महराबी किस्म का डिजाइन सा बना हुआ था। मुश्ताक को उसी डिजाइन में छुपे हुए चारों स्क्रू भी नजर आ गए और वो झुककर उनका जायजा लेने लगा। उसने उन पर उंगली फेर कर भी देखा। चलने के बाद वो दबे कदम वापस चला गया। ये कहाँ गया होगा? रहीम गुल ने मुझसे पूछा। स्क्रू ड्राइवर लेने। जाहिर है, मैंने जवाब दिया। काश हम अपने औजार उसकी खिदमत में पेश कर सकते। बेचारे का काफी वक्त बच जाता। कुछ देर बाद वो अपनी कार की टूल किट उठाए वापस आ गया। उसने मुनासिब साइज का एक स्क्रू ड्राइवर मुंतखब किया और फुर्ती से स्क्रू खोल डाले। वो आसानी से खुलने वाले स्क्रू थे। मुश्ताक ने बेताबी से बेड का तख्ता हटाकर एक तरफ रखा। उसे पैकेट सामने ही रखा नजर आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो वैसा पैकेट पहले भी देख चुका था या नहीं। बहरहाल मैंने एहतियातन असल पैकेट की नकल तैयार करवाई थी। उसने झपट कर पैकेट उठा लिया। कमरे में रोशनी ज्यादा नहीं थी और मुश्ताक ने गालबन अजराहे एहतियात लाइट ऑन नहीं की थी, लेकिन हम उसके तासुरात देख सकते थे। वो गोया रेशा खत्म हुआ जा रहा था। चंद लम्हे तक वो पैकेट को दोनों हाथों में थामे अजीब से अंदाज में तकता रहा। शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। गिरदोपेश की उसे किसी चीज की तरफ गोया उसका ध्यान नहीं रहा। फिर यकदम उसने तेजी से पैकेट खोलना शुरू कर दिया। बेड के करीब खड़े खड़े उसने ऊपर का कागज फाड़ डाला और फिर गत्ते की पैकिंग खोलने लगा, जो खासी मजबूत थी। जल्दी जल्दी तमाम गत्ता फाड़ कर उसने इधर उधर फेंक दिया। जो जो पैकेट की तहें खुलती जा रही थी, उसकी बेताबी बढ़ती जा रही थी। मैं दौलत की हवस की उस किस्म के मुजाहिरे देखकर अक्सर ही हैरान होता था। मुश्ताक मुदस्सर को उस वक्त चूंकि ये एहसास भी था कि कमरे में वो तनहा था, इसलिए अपने तासरात की शायद उसे कुछ ज्यादा परवाह भी नहीं थी। गत्ते की पैकिंग में से बिलाकर चरमी थैली नजर आई तो मुश्ताक की हालत और भी अजीब हो गई। एक लम्हे के लिए वो उसे भी दोनों हाथों में थामे दीवानों की तरह तकता रहा। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वो बेआवाज तरीके से हंस रहा था। आखिर उसने ब्रीफ केस नुमा उस थैली की जिप भी खोल डाली और नहायत एहतियात से एक हाथ पर हीरे निकालने लगा। हीरा भी महज एक पत्थर ही होता है और उसकी हथेली पर जमा होने वाले भी पत्थर ही थे। फर्क सिर्फ यह था कि उनमें चमक धमक नहीं थी। वो मार्बल के टुकड़े थे और जो आराइशी गमलों वगैरह में डालने या फर्श वगैरह बनाने में काम आते थे। मुश्ताक ने सारी थैली अपने बड़े से हाथ पर खाली कर ली। कुछ पत्थर नीचे भी गिर गए। थैली खाली हुई तो उसे कोया सख्ता सा हो गया। वो बुत बन कर रह गया। उस समय मुझे उसकी हालत काबिले रहम दिखाई दी। फिर यकदम ही वो यूं चौंका जैसे उसे करंट लगा हो। वो यकदम हरकत में आया और खिड़कियों पर आवेजा पर्दों की तरफ देखने लगा।
जो फर्श तक पहुंच रहे थे। अचानक ही वो किसी दरिंदे की तरह चौकन्ना दिखाई देने लगा था। उसने यकीनन खतरा महसूस कर लिया था कि शायद उसके साथ मजाक किया गया था, और अगर यह मजाक था तो मजाक करने वाला करीब भी मौजूद हो सकता था। उसे गालबन शुबा हुआ था कि कोई पर्दों के पीछे छुपा हुआ था। उनकी तरफ घूमने की वजह से उसकी पूछ हमारी तरफ हो गई थी। मेरे ख्याल में यह बाहर आने के लिए मुनासिब वक्त था। मैंने रहीम गुल को कोहनी मारी। हमने बेआवाज तरीके से ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। रहीम गुल के हाथों में रिवाल्वर था। मुश्ताक को बहरहाल गहरे सुकूत में हमारी नकलो हरकत की खफीफ से सरसराहट भी सुनाई दे गई। वो किसी दरिंदे ही की तरह तेजी से घूमा। हीरे न पाकर शायद तुम्हें बहुत ही मायूसी हुई है मुश्ताक थियर, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। स्विच बोर्ड करीब ही था। उसके चेहरे पर जो वहशत और खूंखारी थी उसने उसे दरिंदे से भी बदतर कोई और चीज बना दिया था। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि उसके हाथ में खुला उस्तरा था। वो आम साइज के उस्तरों से काफी बड़ा था और रोशनी में उसका चौड़ा फल झिलमिला रहा था। न जाने क्यों मेरे जिस्म में सर से लहर दौड़ गई। उसमें हाथ में उस्तरा किसी दोधारी खंजर से ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा था। अपनी जगह से हरकत मत करना डियर मुश्ताक, रहीम गुल सर्द लहजे में बोला। फिर उसने बड़ी मुलायमत से पूछा, क्या फरहीन और जमील को तुमने इसी उस्तरे से ज़बा किया था? मुश्ताक के हल से किसी दरिंदे की गुर्राहट उभरी। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन हम दोनों उसका रास्ता रोके हुए थे। अचानक उसने रहीम गुल की हदायत और उसके रिवाल्वर की परवाह किए बगैर उस पर छलांग लगाई। मैंने उस्तरे का फल बिजली की तरह एक सानिये के लिए फिजा में चमकते देखा। फौरन ही फायर का धमाका गूंजा, मगर मुश्ताक मुदस्सर के बजाय रहीम गुल ढेर हो गया। मैं रहीम गुल की हल्की सी चीख सुनी। मुश्ताक वाकई चीते की तरह फुर्तीला और ताकतवर था। उसकी लात किसी शहतीर की तरह मेरे सीने से टकराई। मैं लड़खड़ाया और वो बगोले की तरह मेरे करीब से गुजरकर दरवाजे से निकलता चला गया। मैं फौरन ही संभल गया, लेकिन एक सानिये के लिए मेरे सामने बहुत बड़ी उलझन आन खड़ी हुई, और वो ये कि मैं रहीम गुल की तरफ तवज्जो दूं जो एक तरफ लुढ़क चुका था, या मुश्ताक मुदस्सर के ताक़ुब में भागूं जो बगोले की तरह कमरे से निकल भागा था। जाहिर है ऐसे मुआवलात में सोच विचार में वक्त जाया नहीं किया जाता। मैंने एक लम्हे में फैसला किया और रहीम गुल को उसके हाल पर छोड़कर मुश्ताक मुदस्सर के ताक़ुब में भागा। मकान या फ्लैट वगैरह का कुशादा होना एक बहुत बड़ी खूबी समझी जाती है, लेकिन उस वक्त मुझे फरहीन के अपार्टमेंट का कुशादा होना बहुत गिरां गुजरा। एक लम्हे के लिए मैं सोचे बगैर न रह सका। भला अकेली लड़की को इतना बड़ा अपार्टमेंट लेने की क्या जरूरत थी? फिर बदकिस्मती ये कि बेचारी को इस अपार्टमेंट में रहना नसीब में नहीं हुआ था। दूसरी लम्हे मुझे ये भी ख्याल आया कि अच्छे और बड़े घर में रहना शायद ज्यादातर इंसानों की लाशौरी ख्वाहिश होती है। मैं भी अकेला ही था, लेकिन दौलत आते ही मैंने एक तवील और अरीज किला नुमा घर बनवाया था। मुझे भी उसमें ज्यादा अरसा रहना नसीब नहीं हुआ था। चंद लम्हों में वो धमाकों के साथ जमीन बोस हो गया था, और कुछ ही देर बाद उसकी जगह मलबे और कोयलों का अंबार रह गया था। बरसों में बनने वाली चीजें चंद लम्हों में कितनी बेवकत हो जाती हैं। यह ख्यालात जहन में आने की वजह सिर्फ ये थी कि मुझे काफी बड़े लाउंज और राहदारियों वगैरह से गुजरकर बैरूनी दरवाजे तक पहुंचना पड़ा, और उसमें चंद कीमती सेकंड सर्फ हो गए। मुझे कुछ यूं लगा जैसे मुश्ताक मुदस्सर इस अपार्टमेंट की साख्त और फर्नीचर की तरतीब वगैरह से मुझसे कहीं बेहतर तौर पर वाकफियत रखता था, क्योंकि वो किसी चीज से टकराए बगैर भागता हुआ, तकरीबन उड़ता हुआ अपार्टमेंट से निकल गया था। मैं बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा तो वो सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। मेरा ख्याल था कि आधी सीढ़ियां तो वो एक ही छलांग में फलांग जाएगा। उसकी फुर्ती हैरान कुन थी, लेकिन उसी लम्हे उससे भी ज्यादा हैरान कुन नजारा मेरी आंखों ने देखा। सीढ़ियों के किनारे तकरीबन 1 फुट चौड़ी एक आराइशी दीवार बनी हुई थी। उस दीवार की ओर से खाकी पतलून में छुपी हुई एक टांग अचानक ही बरामद हुई, और मुश्ताक मुदस्सर उस टांग में उलझकर मेरी नजर से गायब हो गया। हर 8-10 सीढ़ियों के बाद लैंडिंग थी। आवाजों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो लुढ़कता हुआ लैंडिंग तक पहुंच गया था। उसी लम्हे फटी फटी सी आवाज गूंजी, खबरदार रुक जाओ। उसके साथ ही आराइशी दीवार की ओर से वो कांस्टेबल निकल आया जिसे हमने छत पर भेजा था। उसके हाथों में राइफल थी और उसका रुख नीचे लैंडिंग की तरफ था। उसने बड़ा कमाल दिखाया था कि नहायत सही वक्त पर टांग अड़ाकर मुश्ताक मुदस्सर को सीढ़ियों से लुढ़का दिया था, और अब उसे रुकने का हुक्म दे रहा था। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी खोटा पैसा भी काम आ जाता है। उस वक्त मेरा उस कांस्टेबल पर कुर्बान जाने को दिल चाहा। मैं सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। मैंने देखा मुश्ताक मुदस्सर उस दौरान लैंडिंग से उठ खड़ा हुआ था। मैंने उसके गिरने की जिस तरह की आवाजें सुनी थी, उनसे मुझे अंदाजा हुआ था कि शायद वो बेहोश हो गया हो और कोई बात नहीं कि गर्दन ही तुड़वा बैठा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लगता था कि उसमें इत्तेफाक के अलावा उसकी सख्त जानी को भी दखल था। ताहम इतना जरूर था कि उसकी आवाज कुछ मख्तिल से हो चुके थे। वो दीवार का सहारा लेकर उठ रहा था। उसने कांस्टेबल की ललकार पर कतन कान नहीं धरा था और अगली सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा था। कांस्टेबल बेचारा तजब्जब में था। राइफल उसके हाथ में थी, लेकिन वो गोली नहीं चला रहा था। शायद उसमें अफसर के हुक्म के बगैर गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी, और अफसर उस वक्त आस पास कोई मौजूद नहीं था। बहरहाल उसने जो काम कर दिया था मेरे लिए वही बहुत था। उसने मुझे इतनी मोहलत मुहैया कर दी कि मैं मुश्ताक के सर पर जा पहुंचा था।
और ऐन मुमकिन था कि वो निकल जाता। मुझे उसका ताक़ुब शुरू करने में 2-3 सेकंड की ताख़ीर हो गई थी और वो मेरे अंदाजे से ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ था। उसके और मेरे दरमियान खासा फासला था। मुझे खुद कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे पकड़ सकूंगा, लेकिन कांस्टेबल का उस वक्त छत की बजाय यहाँ मौजूद होना और बर वक्त टांग अड़ा देना मेरे लिए इम्दादे गायबी साबित हुआ था। मैंने लैंडिंग पर छलांग लगाई तो मुश्ताक ने सही तौर पर हवास में न होने के बावजूद पलट कर नहायत तेजी से हाथ घुमाया। गनीमत यह था कि उस वक्त उसके हाथ में उस्तरा नहीं था, वरना मेरे लिए अपनी गर्दन बचाना मुश्किल हो जाता। उस्तरे से लड़ने और वार करने की एक अलग ही टेक्निक होती है और वो उसमें बहुत माहिर मालूम होता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती यह थी कि उस्तरा उसके हाथ से गिर चुका था। उसका हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा था और एक लम्हे के लिए मेरा पूरा वजूद झंझना कर रह गया था। लेकिन उस झंझनाहट को बर्दाश्त करते हुए मैंने उसकी गर्दन पर उससे कहीं ज्यादा नपा तुला और भरपूर हाथ रसीद किया। उस वक्त चूंकि उसका एक पांव लैंडिंग पर और दूसरा सीढ़ी पर था, इसलिए उसका तवाजुन पहले ही कुछ तो सही नहीं था। गर्दन पर हाथ पड़ते ही वो मार्बल की सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ सीधा दूसरी लैंडिंग पर जा गिरा। गिरने से पहले उसका सर दीवार से टकराया। उस बार वो नहीं उठ सका। मैं नीचे पहुंचकर उसे कॉलर से पकड़कर उठाया। उसकी पेशानी से खून बह रहा था और वो यूं इधर उधर झूल रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। ताहम वो बेहोश नहीं था और आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था। उस आलम में भी उसने बाजू लहराकर मुझ पर वार करने की कोशिश की और तब मुझे अंदाजा हुआ वो शायद अब भी यही महसूस कर रहा था कि उसके हाथ में उस्तरा मौजूद था। अपनी दानिश में उसने मेरा गला काटने की कोशिश की थी। मैंने उसके दोनों बाजू मरोड़कर पुश्त पर ले जाकर काबू में कर लिए। अब उसमें कोई खासी मुजाहमत बाकी नहीं रही थी। 2 मरतबा सीढ़ियों से लुढ़क कर उसके कसबल निकल गए थे, लेकिन उसकी सख्त जानी में कोई शुबा नहीं था। जिस अंदाज में वो गिरा था उसकी जगह कोई और होता तो शायद बेहोश हो चुका होता। बाजू मरोड़ जाने पर वो कराहा और लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम बहुत मरदूद और खबीस आदमी हो, तुमसे कम। मैंने उसे वापस ऊपर की सीढ़ियों की तरफ धकेलते हुए कहा, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया। वो मेरे धकेलने पर सीढ़ियों चढ़ता जा रहा था और बड़बड़ाने के से अंदाज में बोलता जा रहा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती या मेरा कोई कमाल नहीं था मेरी जान। मैंने मुलायमत से कहा, यह कुदरत का अपना एक निजाम है। इंसानी जानों से खिलौनों की तरह खेलने वालों को किसी न किसी तरह किसी न किसी बहाने से आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचना होता है। कुदरत ने तुम्हें संभलने के लिए यकीनन काफी मोहलत दी होगी। तुम नहीं संभले, मोहलत खत्म हो गई। चुप कर बनबाश, मौलवी बनने की कोशिश मत कर। वो शायद दांत पीस कर बोला। दिल तो चाहा कि उसे एक और जोरदार हाथ रसीद करूं जो उसकी रूह तक को झंझना दे, लेकिन बसद कोशिश मैंने अपनी खोपड़ी ठंडी रखी। वो बेदम था और मेरे काबू में था। काबू में आए हुए इंसान को क्या मारना। कांस्टेबल ऊपर खड़ा था। वो मुस्तद्दी से गन संभाले हुए था। उसकी बेल्ट में हथकड़ी भी मौजूद थी। मैंने मुश्ताक को उसके सामने धकेलते हुए कहा, इसे हथकड़ी लगा दो। हथकड़ी? उसने जरा परेशान होकर पहले हथकड़ी की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा। मैं हथकड़ी कैसे लगा सकता हूँ सर, जब तक अफसर का हुक्म ना हो। खुदा की पनाह, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। इसलिए मेरा सर पीटने को दिल चाहा। गलत काम तो तुम लोग अपनी मर्जी से ही कर लेते हो। कोई सही काम करने के लिए अफसरों के हुक्म का इंतजार शुरू कर देते हो, खा इतनी देर में खून की नदियां बह जाएं। मैं सोच रहा था कि उसकी बेल्ट से हथकड़ी निकालकर खुद ही मुश्ताक को पहना दूं और यूं काबिले दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म का मुरतकब हो जाऊं, लेकिन उसकी जरूरत पेश नहीं आई। उसी में मुझे एक खुशगवार हैरत का शदीद झटका लगा। मैंने देखा रहीम गुल फ्लैट से बाहर आ रहा था। उसके बाजू पर सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था जिस पर सुर्खी नमूदार हो रही थी। वो दूसरे हाथ से उस बाजू को थामे हुए था। उसकी रंगत कुछ जर्द सी पड़ रही थी। शुक्र है तुम जिंदा हो, मैंने इत्मीनान की गहरी सांस लेकर कहा। मैं तो डर रहा था। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया कि मेरा काम तमाम हो गया। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं भी यही समझा था। उस तरह बिल्कुल मेरी गर्दन के करीब झिलमिलाया था। मालूम नहीं कब गैर इरादी तौर पर मेरा बाजू सामने आ गया था और वो भी तकरीबन कट कर गिरते गिरते बचा है। काफी गहरा जख्म आया है। वो एक हाथ से सख्ती से कपड़े को दबाए हुए था और यूं खून का बहाव रोके हुए था। फिर वो कहर आलूद नजरों से मुश्ताक मुदस्सर को घूरते हुए बोला, किसी बदकिरदार हजाम की नाजायज औलाद, तूने ये उस तरह से कत्ल करना कहां से सीखा? साथ ही उसने गोया दांत पीस कर मुश्ताक को लात रसीद की। मुश्ताक बिलबिला कर रह गया। कोई जवाब न दे सका। वो मेरी गिरफ्त में एक लम्हे के लिए मचल कर पहले से ज्यादा ढीला पड़ गया। तुमने तो यही तफ्तीश शुरू कर दी। मैंने रहीम गुल को मुखातिब किया। तफ्तीश का यह अंदाज तुम्हारे लिए फिलहाल ठीक नहीं। कहीं झटका लगने की वजह से जख्म से खून न बहने लगे। मैं देख रहा था कि उसकी गिरफ्त के बावजूद सफेद कपड़े पर सुर्खी बढ़ती जा रही थी। वो गो के हिम्मत से काम ले रहा था, लेकिन उसका जख्म खतरनाक ही मालूम होता था। मैंने मुश्ताक को एक तरफ को धकेलते हुए कहा, अपने कांस्टेबल से कहो इसे हथकड़ी तो लगाए। तुम्हारे हुक्म के बगैर ये इस मुअज्जज कातिल को हथकड़ी लगाने के लिए भी तैयार नहीं है।
शुक्र है जब यह खबीस भाग रहा था तो तुम्हारे कांस्टेबल ने इसके रास्ते में टांग अड़ाने के लिए तुम्हारे हुक्म का इंतजार नहीं किया, वरना ये तो निकल गया होता। इस छोटी सी बहादुरी और अकलमंदी पर तुम्हारा महकमा इस कांस्टेबल को इनाम दे या न दे, मैं जरूर दूंगा। रहीम गुल ने आंखों ही आंखों में कांस्टेबल को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर मुश्ताक को हथकड़ी लगा दी। मुश्ताक मुजहम्मिल जरूर था, लेकिन उसकी सरकशी खबासत में कोई खास कमी नहीं आई थी। ब्लू रंग आंखों से रहीम को घूरते हुए बैठी बैठी सी आवाज में बोला, हथकड़ी लगाना और बात है, जुर्म साबित करना और बात। तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकोगे। शाबाश मेरे शेर। मैंने उसकी पीठ पर थपकी दी। मैं तुम्हारे बुलंद हौसले की दाद देता हूँ। हमारे यहाँ अब कातलों, डाकू, नाजायज धंधे करने वालों और दहशतगर्दों के हौसले ही बुलंद रह गए हैं। रहीम गुल उसे गजबनाक नजरों से घूरते हुए बोला, अगर मैं तुम जैसे आदमी को भी सजा न दिलवा सका तो फिर मैं पुलिस की मुलाजमत ही छोड़ दूंगा। हम दोनों मुश्ताक को कांस्टेबल की निगरानी में छोड़कर वापस फ्लैट में चले गए। मुश्ताक की हथकड़ी मैंने एक खिड़की की ग्रिल में मकफिल कर दी थी और रहीम गुल ने कांस्टेबल को उसकी निगरानी पर ममूर करते हुए सख्ती से हिदायत की कि अगर वो भागने की जरा भी कोशिश करे तो वो बिला तामुल से गोली मार दे। अंदर आकर मैंने कुछ चीजें ढूंढ ढांड कर जरा बेहतर तौर पर उसके बाजू पर कसकर दबीज पट्टी बांधी ताकि अस्पताल पहुंचने तक खून का बहाव रुका रहे। फिर मैंने अपना फोन वगैरह उठाया। फरहीन के बेडरूम में जहां रहीम गुल गिरा था वहां उसका बहुत सा खून फैला हुआ था। उसी कमरे में अभी तक फरहीन के बेड पर उसका खून जज्ब था। यह खासा खून अचाम सा कमरा था। वापस बाहर आकर हमने फ्लैट को दोबारा ताला लगाया और कांस्टेबल को एक बार फिर वहीं ड्यूटी पर बिठाकर मुश्ताक मुदस्सर की हथकड़ी खिड़की की ग्रिल से खोलकर नीचे चल दिए। अब कोई उजलत नहीं थी, इसलिए हम लिफ्ट के जरिए जा रहे थे। मुश्ताक अब खामोश और सुस्त नजर आ रहा था। उसकी खूनख्वारी और दरिंदगी अब गोया रुखसत हो चुकी थी, लेकिन मेरा अंदाजा था कि वो गहरी सोचों में उलझा हुआ था। उसका जहन किसी अधेड़ बुन में था, इसलिए वो धीमा पड़ गया था। रहीम गुल अपने बाजू को बदस्तूर गिरफ्त में लिए और जरा ऊंचा किए हुए था ताकि खून का बहाव रोके रखने में मदद मिले। उस वक्त उसकी जगह मैं ही पुलिस ऑफिसर का फराइज अंजाम दे रहा था और मुश्ताक मुदस्सर की हथकड़ी मजबूती से पकड़े चल रहा था और दिल ही दिल में यह तहिया भी किए हुआ था कि अगर उसने भागने की मामूली सी भी कोशिश की तो उसकी जरा ठीक ठाक किस्म की ठुकाई करूंगा। अगर वो अब भी भागने की कोशिश करता तो उसका मतलब यही होता कि उसकी ठुकाई में कसर रह गई थी और वो कसर पूरी हो जानी चाहिए थी। हम इमारत की चार दीवारी से बाहर आ गए। मुश्ताक ने भागने की कतन कोई कोशिश नहीं की। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि उस किस्म की कोशिश फजूल थी। आते वक्त हमने गाड़ी एहतियातन इमारत से काफी दूर छोड़ दी थी। मुश्ताक मुदस्सर की गाड़ी भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। शायद उसने भी किसी वजह से ऐसी ही एहतियात की थी। हमने मुश्ताक मुदस्सर से उसकी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पूछा और खामोशी से उस तरफ चल दिए जहां एक शेर तामीर इमारत के हक में हमारी गाड़ी मौजूद थी। हम अभी चंद कदम ही चले थे कि हल्की सी सनसनाहट और खटके की सी आवाज सुनाई थी और मुश्ताक मुदस्सर कच्ची रतीली जमीन पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा। मेरे हाथ में मौजूद हथकड़ी की वजह से मुझे भी झटका लगा, लेकिन मैं उस झटके की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मुश्ताक ही के अंदाज में गिर पड़ा, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि मुश्ताक के गिरने की वजह क्या थी। रहीम गुल ने भी मामले को समझने में सुस्ती नहीं दिखाई और अपने बाजू को बचाते हुए पहलू के बल ढेर हो गया। गोया हम तीनों तकरीबन बैक वक्त ही ढेर हुए थे। फर्क सिर्फ ये था कि मुश्ताक मुदस्सर अपनी मर्जी से या इख्तियातन मुंह के बल नहीं गिरा था। हमारे सर से हटकर थी और उसके गिर्द साहिली जमीन काफी दूर तक कच्ची और रतीली थी। मैं और रहीम गुल कई लम्हे तक साथ रहे। मेरे दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके बाद सनसनाहट किसी आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। उसके बजाय कहीं दूर किसी कार के इंजन की गुर्राहट और टायरों की चिचराहट सुनाई दी। मैंने जरा सर ऊंचा करके आवाज की समत में देखा, लेकिन उस तरफ मुझे कोई कार दिखाई नहीं दी। उस तरफ भी एक अधूरी इमारत मौजूद थी और कार की आवाज उसी के अकब से उभरी थी। चंद सेकंड के अंदर आवाज मालूम हो गई। वो जो भी था निकल गया। रहीम गुल कराह कर बोला, अगर तुम यहाँ सूरत हाल को संभाल लो तो मैं उसका ताक़ुब करने की कोशिश करता हूँ। मैंने उठते हुए कहा, नहीं। वो कुछ सोच कर बोला, मालूम नहीं वो हाथ आए या नहीं, बेहतर यह है कि तुम मेरे साथ रहो। मैं इस बाजू की वजह से इस काबिल नहीं हूँ कि किसी इमरजेंसी से निपट सकूं। मैंने फरार होने वाले अनदेखे शख्स के ताक़ुब में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। रहीम गुल ठीक कह रहा था। उसे उसके जख्मी बाजू और एक अदद लाज के साथ तनहा छोड़कर मेरा जाना ठीक नहीं था। मुश्ताक मुदस्सर के बारे में मुझे यकीन हो चुका था कि वो अब जिंदा नहीं रहा था, लाश में तब्दील हो चुका था। ताहम तस्दीक के लिए मैंने उसे सीधा किया। उसकी पेशानी जख्मी और खून आलूद तो पहले ही थी, लेकिन अब तो मिट्टी और खून में कुछ ज्यादा ही लिसड़ गई थी। मैंने उसका सर जरा ऊंचा किया तो खून बाकी चेहरे पर भी फैल गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। बाईं आंख से जरा ऊपर गोली का सुराख नजर आ रहा था। गोली यकीनन साइलेंसर लगी राइफल से चलाई गई थी। हमें शायद किसी मसलहत की वजह से बख्श दिया गया था, या फिर शायद फौरी तौर पर ऊंधे मुंह गिर जाने की वजह से हम निशाने पर नहीं आए थे। रहीम गुल अपने जख्मी बाजू को संभालते हुए उठ बैठा और मुश्ताक मुदस्सर पर झुककर उसका जायजा लेने के बाद गिरा कर बोला, अफजल चौधरी, तुमने मुझे मरवा दिया। मुझे तो तुम अच्छे खासे जिंदा नजर आ रहे हो। मरा तो मुश्ताक मुदस्सर है। मैंने गोया उसकी गलतफहमी दूर की।
इससे तो बेहतर था कि मैं ही मर जाता। वो पहले से ज्यादा दर्दनाक लहजे में बोला, ऐसी बदअफाल बातें मुंह से मत निकालो यार, तुम जैसे अफीसर तो वैसे ही हमारे यहाँ कामयाब हैं, बल्कि नायाब हैं। फिर मैंने मुश्ताक मुदस्सर की तरफ इशारा किया, इस जैसे खबीसों का क्या है, ये तो रोज पैदा होते और मरते रहते हैं, लेकिन ये खबीस मर कर मेरे गले पड़ गया है। तुम बात को समझ नहीं रहे हो, ये मेरी तहवील में मारा गया है। मैं सादा लिबास में हूँ, बिल्डिंग का चौकीदार 2-4 फ्लैटों की खिड़कियों से झांक रहे हैं। वो असल मंजर तो देख नहीं सके और ना ही असल बात समझ सकेंगे। प्रेस वालों में अगर कुछ मुश्ताक मुदस्सर के हवायती निकल आए तो बड़ी आसानी से बात का रुख बदल देंगे कि पुलिस वाले बाज लोगों को इसी तरह मारकर इसे पुलिस मुकाबला या किसी दूसरे की कार्रवाई करार दे देते हैं। बल्कि प्रेस में खा मुदस्सर मुश्ताक के हामी हो या ना हो, उन्हें छुपने के लिए इस तरह की चटखारेदार और मुतनाज़ा कहानियों की तलाश रहती है। छोटे अखबार वालों को तो मर्जी का मवाद न मिले तो खुद ही ऐसी बातें बना लेते हैं। बहरहाल तुमने बैठे बिठाए ये ख्वाह मुखा की मुसीबत मेरे गले टलवा दी है। मेरी जान जिंदगी में एक असूल बना लो। मैंने मुशफ़क़ाना से लहजे में मशवरा दिया, अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो बिल्कुल मत डरो। ख्वाह हमारा मुआशरा कितना ही उलट पुलट रहे, ख्वाह यहाँ बुरे लोग कितनी ही कसीरुल तादाद में पाए जाते हैं, और ख्वाह हमारा निज़ाम कितना ही खराब है, अगर तुम ठीक हो तो कोई गैबी कुव्वत तुम्हारी हिफाजत करेगी। अगर तुम पर मुश्किलात आएंगी भी तो वो आर्जी होंगी। मुझे क्या समझा रहे हो? वो ठंडी सांस लेकर बोला, मेरा असूल यही है और मुझे जिंदगी में तजुर्बात भी हमेशा इसी किस्म के हुए हैं। फिर तो तुम्हें इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, बात करने में क्या हर्ज है, बज़ाहिर तो हमें आम और बोधे इंसान ही नजर आना चाहिए। वो इत्मीनान से बोला, बड़े बदमाश हो तुम। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। फिर मुश्ताक की लाश की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसका क्या करें अब? हमें मुर्दों के एहतराम की तलकीन न की गई होती तो मैं इसकी लाश के साथ भी कोई अच्छा सलूक न करता, लेकिन फिलहाल हम इसे उठाकर अस्पताल ले चलते हैं। रस्मी कार्रवाइयां और पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए तो बेहतर है। उठते हुए बोला, इसे तुम्हारी गाड़ी में डालना पड़ेगा, गाड़ी जरा गंदी होगी, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मनाओगे। मैं तो बुरा नहीं मनाऊंगा, कहीं गाड़ी ना बुरा मना जाए। हालांकि ये मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त सेठ रमजान की गाड़ी है जिसे उसने गोया कूड़े में फेंका हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये गाड़ी कभी ऐसे गंदे खून में नहीं लिथड़ी होगी। मैंने कहा, लाश मुझे उठाकर गाड़ी में डालना पड़ी। रहीम गुल अपने बाजू को थामे हुए था। अचानक गिरने की वजह से शायद उसके बाजू से फिर खून रिसने लगा था। बाजू पर बांधे हुए नए कपड़े पर भी सुर्खी नमूदार हो चुकी थी। मैंने उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। तुम्हारे ख्याल में मुश्ताक को किसने इतने माहिराना अंदाज में गोली मारी है? रास्ते में रहीम गुल ने पूछा। कराची में ऐसे लोगों की तादाद हजारों में तो जरूर होगी जो किसी को इतने माहिराना अंदाज में गोली मारकर माहिराना ही अंदाज में गायब हो सकते हैं। मैंने जवाब दिया, बल्कि अब तो गोली मारने के लिए महारत भी जरूरी नहीं रही। कोई भी आकर मजमा आम पर अंततः फायरिंग करके इत्मीनान से रुखसत हो सकता है। कोई उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेगा। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। रहीम गुल बेजारी से बोला, मैं किसी ऐसे के बारे में पूछ रहा हूँ जिसे खास तौर पर मुश्ताक मुदस्सर को ताक कर गोली मारने की जरूरत महसूस हुई है। मुश्ताक मुदस्सर जिस किस्म का आदमी था और जिस किस्म के धंधों में मुलव्वस था, इसके पेशे नजर तो वो भी काफी लोगों का हदफ हो सकता था। मुश्ताक जैसे लोग ज्यादातर इसी अंजाम से दो चार होते हैं। मैंने कहा, एक अहम बात यह है कि पुलिस वाले तुम हो, मैं नहीं। इस किस्म के सवालात मुझे तुमसे करने चाहिए, उल्टा तुमने मुझसे शुरू कर दिए। आजकल दुनिया में हर काम ही उलट हो रहा है। माफी चाहता हूँ बाबा। वो ठंडी सांस लेकर बोला, मैंने तो इसलिए पूछने की जुर्रात कर ली थी कि कुछ देर पहले तक तुम अच्छे खासे शर्लाक होम्स मालूम हो रहे थे। अब अचानक ही तुमने अपनी सुराग रसाना सलाहियतों की लगाम खींच ली है। असल में मेरा सुराग रसानी का घोड़ा जहां तक दौड़ सकता था दौड़ चुका। मैंने एतराफ किया। अब बाद सवालों के जवाबात के लिए तो मुझे भी इंतजार करना पड़ेगा, तुम भी करो। मेरा तजुर्बा है कि वक्त अक्सर सवालों के जवाब दे देता है, बशर्ते के हम सब्र तहम्मुल से इंतजार करें। अच्छा बरखुदारम, मैं सब्र तहम्मुल से इंतजार करता हूँ। वो ठंडी सांस लेकर बोला। मैं उसे सरकारी अस्पताल में ले गया जहाँ उसने अपने ज़ाब्तों और कायदों के मुताबिक मुश्ताक मुदस्सर की लाश मेडिकल लीगल अफीसर के हवाले की। उस दौरान उसके बाजू पर भी टांके लगाकर बैंडेज वगैरह कर दी गई। अस्पताल वाले उसे 2-4 दिन के लिए एडमिट होने का मशवरा दे रहे थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वो घर पर ही किसी अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रहेगा। तमाम कार्रवाइयों से फारिग होने के बाद मैं एक बार फिर रहीम गुल को साथ लेकर रवाना हुआ। अब मुझे उसे उसके घर छोड़ना था। उसे अपने बाजू की फिक्र नहीं थी जिस पर कई टांके आए थे। वो अब भी मुश्ताक मुदस्सर के बारे में सोचकर फिक्रमंद था। रास्ते में बोला, इस वाक़े के प्रेस में आने की देर है, सब पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। मैंने उसके बारे में जो मालूमात हासिल की हैं उससे तो यही अंदाजा होता है कि उससे छुटकारा पाकर उसकी अपनी बरादरी भी सुकून का सांस लेगी। उसके अलावा यह भी दुआ करो कि यह मामला प्रेस में नुमाया होने से पहले ही मुश्ताक का असल कातिल सामने आ जाए और तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए, ताकि तुम अपना मुअक्कफ सबूत के साथ सबके सामने पेश कर सको। ये तो तकरीबन मौजज़ा ही होगा, और मौजे हम जैसे गुनाहगारों के लिए रुनमा नहीं हुआ करते, कभी कभी हो भी जाते हैं। मैं इसका मोराल बुलंद रखने की कोशिश कर रहा था। उसी तरह बातें करते हम उसके घर जा पहुंचे।
वो बेड पर लेट गया। अब वो इतना फिक्रमंद और मुजहम्मल नजर नहीं आ रहा था। लगता था कि मेरी बातों और रफाकत से उसे कुछ सहारा मिला था। उसके मुलाजिम ने कुछ देर उससे इजहार हमदर्दी और इजहार तशवीश करने के बाद मेरे लिए काफी और उसके लिए ग्लूकोज बनाया। काफी पीने और मजीद कुछ देर गपशप करने के बाद मैंने उससे इजाजत चाही। यूं ही मैंने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, किसी ने मुझे वापस अंदर धकेल दिया। मैं उस वक्त बेखबर और बेपरवाह था। लड़खड़ा कर राहदारी की दीवार से जा टकराया। दरवाजा खोलते वक्त मुझे बाहर किसी की मौजूदगी की हरगिज तवक्को नहीं थी। मेरे ख्याल में वो एक महफूज इमारत थी। वैसे भी उस वक्त मैं एक पुलिस अफसर के घर से निकल रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि किसी भी जगह को महफूज समझना और एक लम्हे के लिए भी गाफिल हो जाना हमाकत थी। कोई बाहर घात लगाए बैठा था और दरवाजा खुलने का मुंतजिर था। आगे पीछे दो आदमी नहायत फुर्ती से अंदर आ गए। पीछे वाले ने पीछे देखे बगैर उसी फुर्ती से दरवाजा मकफिल भी कर दिया और बोलट भी चढ़ा दिया। दरवाजा मकफिल करने के लिए उसे नाब में मौजूद सिर्फ एक बटन ही दबाना पड़ा था। मैं उस वक्त तक संभल चुका था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दोनों के हाथों में खौफनाक सी साख्त के माउजर थे। उन दोनों में से जो शख्स आगे था जिसने मुझे अंदर धकेला था, उसे देखकर मुझे हैरत का खफीफ सा झटका लगा। वो नादर उर्फ नोजी था, जिसकी मुझे भी तलाश थी और रहीम गुल को भी। नए दौर के मुजरमों और दहशतगर्दों की दीदा दलेरी मेरे लिए वाकई दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा तशवीश का बायस बनती जा रही थी। लेकिन शायद ये सिर्फ मुझ जैसे ही लोगों के लिए बायस तशवीश थी जो इस मुल्क के शुरफा के मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे। नूजी का ये साथी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बदमाश मालूम होता था, जिसे मैंने तोंद का नाम दिया था और जो नूजी से पिछली मर्तबा मेरे टकराव के दौरान इत्तेफाक से नूजी ही की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया था। ये यूं कहिए कि जिसे मैंने नूजी की फायरिंग के दौरान ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया था। इस बार नूजी के साथ जो नौजवान था उसकी उम्र 20-22 से ज्यादा मालूम नहीं होती थी। उसके चेहरे पर मुख्तसर सी स्याह चमकीली दाढ़ी थी। उसके आवाज ने उसके चेहरे से नौजवानी की नरमी और कशश छीन ली थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी किस्म की करख्तगी थी। आंखों में खून की प्यास थी। वो इंसान कम दरिंदा ज्यादा नजर आ रहा था, बल्कि शायद उस किस्म के इंसानों को हम दरिंदों से तशबीहा गलत देते हैं। दरिंदों की आंखों में तो सिर्फ दरिंदगी होती है, ऐसी नफरत नहीं जो इस किस्म के इंसानों की आंखों में नजर आती है। और हैरत की बात यह है कि नफरत उन लोगों के लिए भी होती है जो उनके दुश्मन नहीं होते। ये खुद ही उन्हें अपना दुश्मन फर्ज कर लेते हैं और इंतकाम की कभी सर्द न होने वाली आग में जलते झुलसते वजूद लिए बगौलों की तरह इधर से उधर फिरते रहते हैं। उस वक्त ये नौजवान भी मुझे कुछ इसी तरह घूर रहा था। हालांकि उससे पहले जिंदगी में कभी उससे मेरा सामना नहीं हुआ था। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, मगर उसका बस नहीं चल रहा था कि नजरों ही नजरों से मुझे खाकस्तर कर देता। कभी कभी मुझे हैरत भी होती थी कि उस किस्म के लोग अपने वजूद में ऐसी बेजवाब नफरतें कहां से सिमट लाते थे। अगर उसके वजूद की उसके अमाल की खबासत और बेपनाह नफरत ने मसख न कर दिया होता तो वह एक खूबरू नौजवान मालूम होता। लंबा तड़का और मजबूत नजर आ रहा था। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। नादर उर्फ नोजी चूंकि अब एक मजा हुआ और छटा हुआ बदमाश था, वो अपनी नफरत और खबासत को अपने अंदर ही मुकय्यद रखने की हुनर से वाकिफ हो चुका था। वो भी कुछ कम जहरीला सांप नहीं था, लेकिन जहर उसके वजूद से छलकता नजर नहीं आ रहा था। वो एक पुरसकून शैतान मालूम हो रहा था। कम वक्त पहले ही की तरह खुश लिबास में नजर आ रहा था। जदीद तराज खराज के नीले कोट के साथ सुर्ख टाई लगाए हुए था। पहले ही की तरह बालों की पोनी टेल भी बनी हुई थी और शायद उन पर स्प्रे भी किया गया था। हद ये थी कि खबीज की जेब में एक गुलाब की कली भी सजी हुई थी, मगर वो शायद किसी दीवार से रगड़ खाकर कुचली गई थी। उसके नीले कोट पर दीवार से रगड़ का सफेद निशान नजर आ रहा था। उसके अलावा उसके हुलिये में कोई बेतरतीबी नजर नहीं आ रही थी। मैंने सिर्फ एक लम्हे में उन दोनों का जायजा लिया और उसी एक लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया कि फौरी तौर पर कोई हरकत करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। नूजी का नौजवान साथी जो ज्यादा शोला जवाला नजर आ रहा था, मुझे उससे इतना खतरा महसूस नहीं हो रहा था जितना नूजी से महसूस हो रहा था, जो बज़ाहिर बिल्कुल पुरसकून था। नूजी ने गन से इशारा किया और मैंने खामोशी से हाथ उठा दिए। वो पुरसकून लहजे में बोला, अंदर चलो, जरा तुम्हारे उस पुलिस वाले हीरो से भी मुलाकात कर लें, और ख्याल रखना तुम भी हीरो बनने की कोशिश मत करना। किस्मत हर बार आदमी का साथ नहीं देती। मैंने उसके हुक्म की तामील की। हम राहदारी से निकले तो अचानक ही हाल में एक तरफ से रहीम गुल का नौकर नमूदार हो गया। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नूजी के साथ ही नौजवान ने उसके सर पर मौजर का दस्ता रसीद किया और वो वहीं ढेर हो गया। इस तरह मार धाड़ मत करो, मैंने गर्दन घुमाते हुए नौजवान को नहायत मुलामिल से मशवरा दिया। जब तुम्हारे हुक्म की तामील हो रही है तो किसी बेकसूर पर तशद्दुद की क्या जरूरत है? चुप कर वे मौलवी मदन के बच्चे। नौजवान फुनकारा, खामोशी से आगे चल। नूजी ने गन के इशारे से ही गोया उसे तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया और मुझे दूसरे हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। रहीम गुल का बेडरूम सामने ही था और उसका दरवाजा खुला था। मैंने उसके कमरे में दाखिल होते हुए गोया उसे खुशखबरी सुनाई। मैं तुम्हारे लिए एक और मुसीबत ले आया हूँ। मेरा अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे मैं उससे पहले भी उसे खूबसूरत तोहफा पेश कर चुका था और अब उसके लिए मजीद एक हसीन तोहफा लेकर आया था। मैं उसे जरा चिढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने गोया मेरी बात सुनी ही नहीं। वो बेड पर गाँव तकिए के सहारे बैठा था और एक टुक नूजी को देख रहा था। उसे गोया अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नूजी मुझे उसके बेड के करीब खड़ा होने का हुक्म देने लगा।
मैंने उसके हुक्म की तामील भी की। नूजी अंदर आ चुका था, लेकिन उसका साथी दरवाजे पर ही जमकर खड़ा हो गया और मुस्तरिब अंदाज में इधर उधर देख रहा था। शायद उसे इंतजार था कि अपार्टमेंट में कोई और हो तो वो भी सामने आ जाए। तुमसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था नूजी, रहीम गुल ठहरे ठहरे लहजे में बोला। मुझे देखकर खुशी हुई है कि वो इस सूरत में भी खौफजदा या परेशान नहीं था। जिन्हें मुझसे मिलने का इश्तियाक होता है, मैं उनकी खिदमत में पहुंच जाता हूँ। नूजी ने गर्दन को खम देते हुए बड़ी ही अदा से कहा, बड़ी खुशी की बात है, मेरी शोहरत तुम जैसे अफसरों तक भी पहुंच गई है और वो भी मुझे सूरत देखते ही पहचानने लगे हैं। मैंने रिकॉर्ड में तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देखी हैं, तुम्हें बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन अब भी बहरहाल उन तस्वीरों की मदद से पहचाने जा सकते हो। रहीम गुल सर हिलाते हुए मुतासफाना लहजे में बोला, उसके बावजूद तुम आजाद फिर रहे हो, मुझे अपने महकमे की नाअहली का एतराफ है। बोले बादशाह, एक मैं ही क्या, मुझ जैसे हजारों आजाद फिर रहे हैं और दिलो जान से तुम्हारे महकमे को दुआएं देते हैं। नूजी इस्तजाइया लहजे में बोला, काश दूसरे मुल्कों की पुलिस भी ऐसी हो जाए तो रफ्ता रफ्ता मुझ जैसे लोग वहां भी जराइम पेशा और दहशतगर्द कहलाने के बजाय सियासी कुव्वत बन जाएं। रहीम गुल का जहन उस वक्त गोया कहीं और था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने ठीक कहा था, वक्त अक्सर सवालों के जल्द या बादेर खुद ही जवाब दे देता है। मुझे इस वक्त नूजी को देखकर अचानक ही अपने सवाल का जवाब मिल गया है। वही सवाल के मुश्ताक मुदस्सर को किसने कत्ल किया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसका मतलब समझ गया था। हाँ, हम खामखा उलझन में पड़े हुए थे, कातिल खुद ही चलकर हमारे घर आ गया है। रहीम गुल ने नूजी की तरफ देखा, और खुद ही रुखसत भी हो जाएगा। नूजी ने गोया उसे इत्मीनान दिलाया, लेकिन दूसरे इलम में वो अनजान बनते हुए मासूमियत से बोला, वैसे भाई दावे ये मुश्ताक मुदस्सर कौन है? जरूरी नहीं होता कि हमें अपने हाथों हलाक होने वाले हर शख्स का नाम मालूम हो। वो दूरमर राइफल कहाँ है जिससे तुमने मुश्ताक मुदस्सर को शूट किया था? रहीम गुल ने उसका सवाल अनसुना करते हुए कहा, सवाल तुम नहीं मैं करूंगा। नूजी ने उंगली से बारी बारी हम दोनों की तरफ इशारा किया, हीरो का पैकेट तुम दोनों में से किसके पास है? मेरे खुदा, ये हीरे कितने लोगों की जान लेंगे? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। बास चीजें जब तक असल मालिक के पास न पहुंचे जाने जाया होती रहती हैं। नूजी इत्मीनान से बोला, असल मालिक तो मर चुका है, बल्कि उसे भी असल मालिक कहना दुरुस्त नहीं। असल मालिक तो दुनिया के न जाने किन किन कोनों खुदरों में बैठे अपने नुकसान पर काफी अफसोस मल रहे होंगे। मैंने कहा। नूजी ने मुझे घूरा, अगर पसे मंजर से आगाह हो ही चुके हो तो तब भी ज्यादा बकरात बनने की कोशिश मत करो। असल मालिक कासिम बिजली ही था और उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका कारोबारी निजाम काम कर रहा है, जो चीज उसकी मलकियत है वो उसके हिसाब में जमा होनी चाहिए। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। हीरो की उस कशमकश में नूजी का किरदार मेरे अंदाजे के अन मुताबिक ही निकला था। रहीम गुल का यह अंदाज भी यकीनन दुरुस्त था कि मुश्ताक मुदस्सर को नूजी ने ही कत्ल किया था और हमें उस वक्त शायद उससे इसलिए गोली नहीं मारी थी कि वो यहाँ इत्मीनान से हमसे मुज़ाकरात करके हीरे हासिल करना चाहता था, जिसके लिए सारी खून रेजी हो रही थी। अगर उसे हमसे हीरे मिल जाते तब भी शायद वो हमें गोली मारने ही की कोशिश करता। एक पुलिस ऑफिसर और एक बड़े बिजनेसमैन को हलाक करना भी उसके लिए यकीनन कोई मसला ना होता। वो ऊंचे दर्जे का बदमाश था।